माय गॉड आनंद, तुमने तो डरा ही दिया यार। बड़ी जल्दी छुट्टी हो गई तुम्हारी। एक मैसेज ही कर देते। डर के मारे मेरी जान ही निकाल दी तुमने। देखने लायक शक्ल थी तुम्हारी। आज सोचा घर आ गया हूँ तो क्यों ना श्रीमती जी को सरप्राइज दिया जाए। तुम्हारी क्लास का टाइम मुझे पता था। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, गर्मा गर्म पकौड़े और चाय तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक्स। आज तो काफ़ी थक गई मैं। चाय संजीवनी है मेरे लिए। तो आज क्या पढ़ा है बच्चों को मैडम? आज तो बहुत मज़ा आया। आज का पार्ट सुपर कंडक्टर्स पे था। क्या? सुपरमैन तो सुना है, ये सुपर कंडक्टर क्या भला है? मटेरियल्स की दुनिया का सुपरमैन ही समझो इसे। जैसे सुपरमैन ग्रेविटी के नियम तोड़कर हवा में उड़ सकता है, आम लोगों से कई गुना शक्तिशाली है, उसी तरह सुपर कंडक्टर्स को भी नियमों से अलग मटेरियल्स का एक नया स्टेट ही समझो। लो कर लो बात। मुझे लगता था कि मटेरियल्स के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसा भी क्या खास बात है सुपर कंडक्टर में? अगर तुम किसी भी चीज़ में करंट का बहाव चाहते हो तो तुम्हें एक वोल्टेज सोर्स जैसे बैटरी चाहिए। अब एक बैटरी से कितना करंट संभव है, वह जिस चीज़ में करंट बहता है उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध तय करता है। मैडम जी, थोड़ी बहुत फिजिक्स तो 10 तक हमने भी पढ़ी है। ओम्स लॉ यह निर्धारित करता है कि कितना करंट बहेगा। वोल्टेज इक्वल्स टू करंट टाइम रेजिस्टेंस। बहुत स्मार्ट। सुपर कंडक्टर्स का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शून्य होता है। अगर इसकी एक अंगूठी बनाकर उसमें करंट बहा दिया जाए तो यह करंट अनंत काल तक बिना किसी वोल्टेज सोर्स के अंगूठी के भी ही चक्कर लगाता रहेगा। क्या ऐसा भी होता है? फिर दुनिया वालों को क्यों बेवकूफ़ी में कॉपर यानी तांबे का तारों का प्रयोग करते हैं? बिजली का अधिकतर नुकसान तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ही इसी रेजिस्टेंस के कारण होता है। और अगर रेजिस्टेंस शून्य संभव हो जाए फिर तो न जाने टेक्नोलॉजी में कैसी क्रांति आ जाएगी, कैसे कैसी मशीनें संभव होंगी। अरे अपनी एक्सप्रेस ट्रेन को थोड़ा तो ब्रेक लगाओ। तुम्हारा कहना सही है, पर आज तक सुपर कंडक्टर सिर्फ बहुत ठंडे तापमान पर ही मिलते हैं। हमारे फ्रीज़र के तापमान शून्य से भी नीचे। मतलब ये कि जैसा मैंने कहा कि सुपर कंडक्टर मटेरियल्स का एक अलग स्टेट है। जैसे पानी को ठंडा करने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बनती है, उसी तरह अगर कुछ मटेरियल्स जैसे टिन, मरकरी यानी पारा या एल्युमिनियम आदि को ठंडा करते जाओगे तो एक तापमान पर अचानक उनका रेजिस्टेंस शून्य हो जाएगा। पहले यह तापमान लिक्विड हीलियम से प्राप्त किया जाता था, मतलब शून्य से लगभग 269 डिग्री सेल्सियस नीचे। पर वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से आज ऐसे नए मटेरियल संभव हैं जहां लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान भी काफ़ी है, मतलब शून्य से 190 डिग्री सेल्सियस नीचे। समझा। इसलिए अभी हर जगह इसका उपयोग नहीं हो रहा। पर शून्य रेजिस्टेंस से तो काफ़ी फ़ायदे होते होंगे। इसका कोई उदाहरण भी दे दो मैडम। अभी कुछ दिन पहले ही तो नानी का एमआरआई स्कैन हुआ था। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेट यानी चुंबक चाहिए। जो मैग्नेट स्पीकर वगैरह में होता है वह इतना ताकतवर नहीं होता। इसमें कौन सी बड़ी बात है? स्कूल में पढ़ा था हमने कि अगर तारों की कॉइल का कुंडली बना के उसमें करंट दौड़ाया जाए तो मैग्नेट बनाया जा सकता है। इसका मतलब जितना शक्तिशाली मैग्नेट चाहिए उतना करंट दौड़ा दो। और याददाश्त अच्छी है तुम्हारी। इतने साल लेखा जोखा करके भी विज्ञान को दिमाग में संजो कर रखा है तुमने। आई एम इम्प्रेस्ड। पर अफसोस कि तुम्हारा ये आइडिया असंभव है। वो कैसे? अभी हम जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे उसके कारण। अभी जो चाय की प्याली तुमने पकड़ रखी है उससे तुम्हें शॉक नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर मात्रा में है और इसका कुल चार्ज शून्य है। बिजली की तार में भी यह चार्ज शून्य ही होता है। जब तुम तार को बैटरी से जोड़ते हो तब नेगेटिव चार्ज, जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वह बैटरी से दी गई एनर्जी यानी ऊर्जा के कारण बहना शुरू करते हैं, जिससे करंट कहते हैं। यह तो सबको पता है मैडम। बड़ी बैटरी या वोल्टेज सोर्स लगाओ और जितना चाहे करंट बहा लो। अरे पूरी बात तो सुन लो। पॉजिटिव चार्ज को भूल गए? यह तो तुम्हें पता ही होगा कि कोई भी वस्तु एटम्स यानी अणुओं से बनी होती है। पॉजिटिव चार्ज इन्हीं एटम्स के केंद्र होते हैं, जिनको न्यूक्लियस कहते हैं, और वे इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना अधिक भारी होते हैं। ओह, इसका मतलब करंट वाले इलेक्ट्रॉन्स की राह आसान नहीं।
मतलब खरगोश के झुंड को हाथियों के झुंड से गुजर के ही जाना होगा। वाह, क्या एग्जाम्पल है। मेरी संगत का कुछ तो असर हो रहा है तुम पर। वेल, जब भी कोई खरगोश यानी इलेक्ट्रॉन किसी हाथी यानी न्यूक्लियस से टकराता है तो उसकी चाल की दिशा बदल जाती है। अब चूंकि खरगोशों के समूह का कोई ना कोई सदस्य हाथियों से टकराकर अपना रास्ता भटकता रहता है, तो खरगोशों के पूरे समूह को एक दिशा में चलने में यानी करंट में मुश्किल आती है। इन्हीं टकरावों के कारण किसी भी मटेरियल्स का रेजिस्टेंस शून्य होना असंभव है, क्योंकि हर मटेरियल्स में एटम्स यानी न्यूक्लियस रूपी हाथी होंगे ही, और खरगोशों यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा ऐसे लड़ने भिड़ने में जाती है वे गर्मी के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए किसी भी मटेरियल्स में करंट बहाने से उसमें गर्मी पैदा होगी, जो टकराव से करंट के सीमित होने का यानी रेजिस्टेंस शून्य न होने का ही परिणाम है। मैं समझ गया कि मेरा मैग्नेट वाला आइडिया क्यों नहीं चलेगा। ज़्यादा करंट बहाने पर ज़्यादा टकराव होंगे और बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। तांबे का तार तो गल ही जाएगा। बिल्कुल ठीक। हमारे घरों में लगे फ्यूज़ इसी सिद्धांत पर तो टिके हैं। जिस करंट के लिए फ्यूज़ बने हैं उससे ज़्यादा करंट बहने पर वह गर्मी से पिघलकर टूट जाता है। पर पतिदेव, आपने हमारे सुपरमैन को इतनी जल्दी भूल गए। अरे हाँ, सुपर कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस तो शून्य होता है, मतलब उसमें तो बिल्कुल गर्मी पैदा नहीं होगी। तो हम एमआरए का शक्तिशाली मैग्नेट सुपर कंडक्टर के तारों से बना सकते हैं, भले ही उनके ठंडा करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी हो पड़े। यस, यही नहीं, एक बार मैग्नेट की कुंडली में करंट बहाकर छोड़ दिया जाए तो फिर वो उस करंट उसमें हमेशा के लिए घूमता रहेगा। जब तक कुंडली को ठंडा रखोगे यानी सुपर कंडक्टर स्टेट में रखोगे, तब तक किसी पावर सोर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वाह, ऐसा शक्तिशाली मैग्नेट से तो और भी कई चमत्कार संभव हैं। बिल्कुल। जापान में मैग्लेव नाम की ट्रेन बनाई जा रही है, जो ऐसे शक्तिशाली मैग्नेट वाली पटरियों पर हवा में 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। कुछ लोग बिजली के वितरण में भी सुपर कंडक्टर्स के प्रयोग के बारे में सोच रहे हैं। ज़रा सोचो, अगर बिजली बांटने में रेजिस्टेंस शून्य होगा तो ऊर्जा भी गर्मी में व्यर्थ नहीं होगी। इससे बचने वाली ऊर्जा ठंडा रखने के खर्च को बराबर कर सकती है, और बचने वाली ऊर्जा इससे हम कई और घर रोशन कर सकते हैं। इनफैक्ट न्यूयॉर्क में तो ऐसे वितरण के प्रयोग के लिए तार बिछाए गए हैं। अमेजिंग, इसका मतलब सुपर कंडक्टर हमारे लिए सच में सुपरमैन से कम नहीं है। और क्या। नेहा, पर जो तुमने टकराव वाली बात बताई थी, किसी मटेरियल को ठंडा करने पर जब वह सुपर कंडक्टर बन जाता है तब उसके आइटम और उनके बाहरी केंद्र न्यूक्लियस तो कहीं गए नहीं। फिर इलेक्ट्रॉन यानी खरगोश बिना न्यूक्लियस यानी हाथियों के भेड़े कैसे चले जाते हैं? अब इसको लेकर बैठ गए तो पूरी रात निकल जाएगी। इसके लिए स्टीफन ब्लंडल की ये किताब सुपर कंडक्टिविटी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ो। ये बहुत छोटी सी किताब है जिसमें कहानियाँ किस्से ही भरे हैं। इससे तुम्हें सारे राज पता चल जाएंगे। ये क्या नेहा, अब इतना सब कुछ बताकर ऐसा क्यों होता है कि नहीं बताया तो आज नींद नहीं आएगी? पतिदेव, इस गुत्थी को सुलझाने में तो वैज्ञानिकों को 50 साल लगे। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि इस नए सुपर कंडक्टिंग स्टेट में इन खरगोशों का अलग अलग अस्तित्व नहीं रहता। पहले वे जोड़े बना लेते हैं, और खरगोशों का पूरा झुंड ऐसे जोड़ों की एकता से ही बना होता है, जो एक साथ एक दिशा में चलते रहते हैं। किसी एक जोड़े को तोड़कर झुंड से अलग करने में यानी सुपर कंडक्टर स्टेट से बाहर लाने में ऊर्जा लगेगी। जैसे बर्फ़ से पानी बनाने के लिए यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए उसे गर्मी देनी पड़ती है। हाथियों से टकराने से जो ऊर्जा का परिवर्तन संभव है, वह ऊर्जा इस सुपर कंडक्टर स्टेट की एकता को तोड़ने के लिए काफ़ी नहीं होती। इसीलिए खरगोशों के इस झुंड की एकता, या आप कह सकते हो खरगोशों के इस एक झुंड वाली एकता को, इस गति को हाथियों के टकराने से नहीं बदला जा सकता। यह तभी संभव है जब इनकी एकता को तोड़ा जाए। यह तभी संभव है जब आप इतनी ऊर्जा दे दो या इतना गर्मी दे दो जिससे मटेरियल सुपर कंडक्टर ही ना रहे। चलो मान लिया, पर मुझे उल्लू मत समझो। इलेक्ट्रॉन तो समान चार्ज वाले हुए। फिर हमने स्कूल में पढ़ा था कि समान चार्ज एक दूसरे से भागते हैं और विपरीत चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं, जैसे कि हम दोनों। अपोजिट अट्रैक्ट्स लाइक्स रिपल। फिर ये इलेक्ट्रॉन जोड़े कैसे बनाते हैं? ये आखिरी सवाल, प्रॉमिस। फिर दोनों किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी करेंगे। चलो, ये भी शंका दूरी कर देती हूँ।
जैसा तुमने अभी कहा कि अपोजिट अट्रैक्ट, जब एक इलेक्ट्रॉन बहता हुआ जाता है तो आसपास के पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस उसके पास हल्का सा खींचे चले आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो हल्का होने के कारण गुजर जाता है, पर उसके रास्ते में उसके पास आकर्षित हुए भारी भरकम न्यूक्लियस उतनी जल्दी वापस अपनी जगह नहीं जाते। उनका यह क्षणिक जमावड़ा इलेक्ट्रॉन के रास्ते में उसके पीछे पीछे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज बनाता चलता है और एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित करता है। वाह, सच में मज़ा आ गया। सब कुछ तो समझ में नहीं आया, पर वह पुस्तक ज़रूर खरीदूंगा और तुमसे वापस चाय पर चर्चा करूंगा। सुपरमैन तो काल्पनिक हीरो है, पर यह सुपर कंडक्टर विज्ञान का बनाया असली सुपर हीरो है। तुम्हारे जैसे वैज्ञानिकों को इसके रहस्यों को समझाने के लिए और इसके और अधिक तापमान पर प्रायोगिक बनाने के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।